क्या हुआ जोएल, ऑल गुड? आप क्लास नहीं आ रहे 3 दिन से? ऑन हो गया। ओके ओके, so we were discussing investigating agencies. so पहले हमने किया पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स, देन उसके बाद इन्फोर्समेंट एजेंसी ये वाली, देन उसके बाद वी हैव डन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज. तो लास्ट में वी वर डूइंग ईडी, एनआईए, सीबीआई और वो वाली चीज़ें. सो नाउ विल बी डूइंग इंटेलिजेंस एजेंसीज. आज इंटेलिजेंस से शुरू करेंगे. इंटेलिजेंस में द फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो. सी इसमें द थिंग हमने पहले भी बोला है कि कोई भी ये जो बॉडीज़ है स्टैचर ही नहीं है. इंटेलिजेंस में तो 3 मेन बॉडीज़ में पढ़ेंगे, एक आईबी, एक रॉ और एक एनटीआरओ. आईबी जो है वो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के लिए है, रॉ इज़ फॉर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, मतलब क्रॉस बॉर्डर या फिर देश के बाहर की इंटेलिजेंस कवरेज के लिए, एंड एनटीआरओ जो है दैट इज़ फॉर टेक्निकल इंटेलिजेंस. तीनों जो है स्टैचर ही नहीं है, तीनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है और इन पे जो है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इज़ वेरी वीक. तो पहला है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी. सो राइट डाउन. इट वाज established in 1887. Established in 1887. It falls under Ministry of Home Affairs. Established in 1887, formed under Ministry of Home Affairs. It is the apex intelligence body. It is the apex intelligence body that collects and collates, that collects and collates information within the country. That collect and collates information within the country. Collect and collates information within the country. It also executes counterintelligence. It also executes counterintelligence and counter-terrorism operations. It also executes counterintelligence and counter-terrorism operations. Post 1968, it exclusively provided information for domestic intelligence. Post 1968, it exclusively provided information for domestic intelligence and internal security.
एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस फॉर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि 1968 के बाद रॉ बन गया था। 1968 से पहले IB वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कवरेज के लिए भी। बट समस्या वो आई जिसके वजह से RANW बनाया गया, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ कि देयर वॉज फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस कवरेज इन 1949 जब कश्मीर में इन्वेजन कर रहे थे पाकिस्तानी लोग। देन इन 1962 देयर वॉज अगेन फेलियर जब अस्काई जिन में अटैक हुआ। 1965 में देयर वॉज अनदर फेलियर जब पाकिस्तान ने जो है अटैक किया 1965 में। सो देयर वॉज 3 मेजर वॉर्स in a span of a decade, and our intelligence was completely not up to the mark in getting the information from the ground. So 3 बार लड़ाई हुई, तीनों बार intelligence was not up to that mark. तो उसके बाद there was a need, there was a demand filled specifically post 1962 कि इस लेवल तक का जो है चाइनीज़ एग्रेशन, इस लेवल तक का चाइनीज़ ट्रूप मोबिलाइजेशन बॉर्डर पे हो रखा था, एंड स्टिल आर इंटेलिजेंस कवरेज इज़ वेरी वीक। सो उसके बाद देखा गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इज़ वेरी लिमिटेड कि वो इंटरनेशनल भी कर पाए, डोमेस्टिक भी कर पाए। उसके बाद बोला गया कि RANW जैसी कोई एक चीज़ बनाई गई रॉ की तरह। फिर रॉ इनिशियली जो है 1968 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट वॉज देयर। इसकी तो आपने बहुत कहानियाँ सुनी होगी, रॉ पे तो कहानियाँ, मूवी, डॉक्यूमेंट्री सब कुछ बनी हुई है, पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है। सो रॉ में हुआ क्या कि जेंटलमैन वॉज देयर, IPS थे वो, RN काओ। सो RN काओ और उनके साथ उनके कुछ और कलीग्स थे, देवर इन IB आई गेस उस पीरियड ऑफ टाइम में। सो दे हैव क्लोज रिलेशन विद इंदिरा गांधी एट पीरियड ऑफ, इंदिरा गांधी वॉज वर्किंग पर्सनली विद देम। सो उन्होंने हैंड पिक किया इंदिरा गांधी ने इनिशियली कुछ पीपल को, दैट वॉज लीडेड बाय RN काओ। सो पहले तो उनको बस ऐसे ही बोलते थे RN काओ इन ग्रुप, और इवेंचुअली वो RN काओ इन ग्रुप करते करते फिर वो रॉ बन गया। सो इनिशियली तो वो एक इनफॉर्मल तरीके से बस एक ऐसी ग्रुप बना रखा था दैट वाज डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिंग एंड दे वर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। उसमें कोई और मिनिस्टर, कोई और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व ही नहीं थी। और इवेंचुअली फिर उसी को एक सेटअप बना दिया कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बॉडी बना दी, उसमें कोई मिनिस्टर, कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होगी, उसमें कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं होगी, डायरेक्टली वो जो है प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। अभी भी सेम चीज़ चलती है। तो उस तरह से इनफॉर्मली रॉ बनना शुरू हुआ था। और ऑब्वियसली इंटेलिजेंस में ये होता है जो फेलियर्स होते हैं वही पता चलते हैं। अब जो इतने सारे सक्सेस और इतने सारे जो उसने इंटेलिजेंस के बाद इतने वजह से जो इतने सारे प्रोमिनेंट अटैक थ्रेट्स और वो सब जो न्यूट्रलाइज हुए हैं वो नहीं पता चलेंगे। एक दो आपने सुने होंगे, बहुत फेमस थे रॉ के। रॉ में तो आपने पता नहीं क्या क्या सुना होगा। एक सिक्किम का जो किया था 1975 में, दैट वाज वेरी फेमस। और जब वो पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल का स्कैनिंग कर रहे थे इन पाकिस्तान, इन चाइना, इन आर नेबरिंग हुड, सो उसमें रॉ प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि किस स्पीड से कर रहा है, कि कहाँ से पाकिस्तान इज़ गेटिंग हेल्प फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन। सो वो मैं उसमें जो है रॉ हैज़ डन अ वेरी वंडरफुल वर्क। सो सिक्किम वाले में क्या होता है, पहले भी शायद हमने डिस्कस किया था कि इनिशियली सिक्किम जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही था, एक अपना किंगडम हुआ करता था सिक्किम भूटान की तरह ही। सो 1960s में चाइना का जो है इंटरेस्ट, चाइना का तो हमेशा से इंटरेस्ट वॉज वेरी 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 ग्रेट, अरुणाचल में भी, सिक्किम में भी, लद्दाख में भी और पूरे तिब्बत में भी। सो तिब्बत तो उन्होंने इवेंचुअली कैप्चर कर ही लिया। तिब्बत भी एक ऐसे इंडिपेंडेंट ऑटोनमस किंगडम था। सिक्किम का चाइना हैज़ अ वेरी इंटरेस्ट कि वो सिक्किम भी जो है पूरा कैप्चर कर ले। एंड इंटरेस्टिंगली 1960s में क्यूबन क्राइसिस के बाद से USA का भी पता नहीं क्यों द इंटरेस्ट वॉज वेरी वेरी ग्रेट तिब्बत में भी एंड सिक्किम में भी, कि सिक्किम में और इसमें जो है जैसे चाइनीज़ एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। एंड इसका जो सिक्किम है, सिक्किम का जो है डायरेक्ट बॉर्डर था इंडिया के साथ, एंड सिक्किम इज़ एक्सट्रीमली क्लोज टू इंडिया। एंड सिक्किम की पोजीशन हमने पहले भी देखी है, ऐसे हमारा मेनलैंड इंडिया है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। सो यहाँ पे बिल्कुल सिक्किम है। सो सिक्किम इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन। सिक्किम जो है एकदम ये जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है इसके बहुत पास है। सो फॉर आर मेनलैंड कनेक्टिविटी विद आर नॉर्थ ईस्ट इंडिया टेरिटोरियली, सिक्किम जो है बड़ा क्लोज है उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के। तो स्ट्रैटेजिकली ऑल्सो सिक्किम इज़ इंपॉर्टेंट टू अस। तो हमें तो हमेशा चाहिए था या तो इंडिपेंडेंट रहे या सिक्किम शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो चाइनीज़ एग्रेशन भी जो है सिक्किम में 1960s में स्टार्ट हो गया। और 1960s में ही आपने वो बड़ा फेमस वो केस था कि CIA वालों ने जो है एक वहाँ का जो राजा था उसको हनी ट्रैप करना स्टार्ट किया। हनी ट्रैप भी क्या किया, उसने मतलब शादी ही करा दी वो सिक्किम के राजा की। तो वो जो लड़की थी वो AC बैकग्राउंड की थी, वो हिमालयन बैकग्राउंड की थी, बट शी वॉज इन CIA एजेंट।
जिनके साथ शादी हुई थी। एंड देन इवेंचुअली 1-2 साल के बाद जो है शी वॉज रूलिंग द कंप्लीट सिक्किम। एवरीथिंग वॉज डन एज पर द ऑर्डर विम्स एंड फैंसीज ऑफ CIA सिक्किम में। तो वो जो है हमको एक्सेप्टेबल नहीं था। एंड द सेकेंड थिंग वॉज चाइनीज़ का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा था। सो देन 1968 में रॉ फॉर्म हुआ और उसके बाद रॉ का वहाँ पे इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ। और फिर जो है जो वहाँ पे दूसरी अपोजिशन पार्टीज थी, दैट वाज सपोर्ट ऑफ इन इंडिया एंड दैट वाज आल्सो इन द सपोर्ट की जो है सिक्किम को लार्जर जो है इंडियन मेनलैंड टेरिटरी के साथ या इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ जो है इनको भी इंटीग्रेट कर देना चाहिए सिक्किम को। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके सपोर्ट में थी, जो भी अपोजिशन पार्टीज़ जो भी लोग, तो उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया और इवेंचुअली जो है ग्राउंड लेवल पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया एंटी इनकम्बेंसी के लिए, एंटी मोनार्की के लिए, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया कि सिक्किम शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। तो इवेंचुअली 1975 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम वाज एडेड इनटू इंडिया। अब तो सिक्किम एक स्टेट है। सो इसमें जो है NI रॉ ने जो है एक बड़ा वंडरफुल रोल प्ले किया था। एंड सिमिलरली आपने कहानी सुनी होगी न्यूक्लियर वाली भी। रॉ हैज़ प्लेड अ वंडरफुल रोल इन इंश्योरिंग कि हमारे जो दोनों न्यूक्लियर टेस्ट हैं दैट शुड बी कम्प्लीटली अनोनमस, किसी को पता न चले, कानोखार खबर न लगे, वरना जो है दे वो चांसेस कि वो जो टेस्ट है वो डिले होते हैं, टेस्ट हो नहीं पाते, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम टेस्ट ना कंडक्ट कर पाते न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। एंड सेकेंडली इंडिया वॉज वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग वेदर दिस थिंग पाकिस्तान इज़ ऑल्सो डेवलपिंग ए न्यूक्लियर वेपन और नॉट। सो उसके लिए भी जो है हमारे रॉ के मैक्सिमम जो भी रिसोर्सेज हैं, बोल सकते हो इधर वो पाकिस्तान में है या थोड़े बहुत चाइना में है, और जो हल्का फुल्का है वो वेस्ट एशिया में है। उससे ज़्यादा हम नहीं देखते क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजिक कोर इंटरेस्ट ही इन 3 एरिया में, चाइना और पाकिस्तान तो हमारे बॉर्डर्स हैं, और वेस्ट एशिया जो है एक्सटेंडेड बॉर्डर की तरह हमारा। तो 1970s में पाकिस्तान में वी वर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस की इंटेलिजेंस कवरेज और सब कुछ हम कर रहे थे उसमें, टू इंश्योर कि जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहा, वो सब चेक करने के लिए। तो इसकी तो एक अच्छी इंटरेस्टिंग वो कहानी भी है कि 1970s में इंदिरा गांधी जो है वो शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। सो उन्होंने ही रॉ को सपोर्ट किया, रॉ को बहुत इम्पावर किया, उन्होंने ही रॉ बनाया तो रॉ को सपोर्ट भी किया। फिर उन्होंने इंश्योर भी किया कि ये ऐसे डिप्लॉयड हो और एक उनको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मिले, उनको जिस हिसाब से अपने ऑपरेशंस कराने दे कैन डू देयर ऑपरेशन। तो अगली जो गवर्नमेंट आई एमरजेंसी हटने के बाद जनता दल की, दैट लेड बाय मोरारजी देसाई। सो दे वर नॉट इन अ वेरी गुड सपोर्ट कि इस तरह की एक एजेंसी इतनी पावरफुल होनी चाहिए, जिनके पास इतनी ऑटोनॉमी हो, जिनके पास ऐसे एक फ्रीडम इंडिपेंडेंस हो, वो अपने हिसाब से सारा काम कर रहे हैं, उनके पास ये जो इनकी टोटल अकाउंटेबिलिटी ये वो सब कुछ बड़ी कम हो। सो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो उसमें न्यूज़ बहुत, मतलब लोग बहुत सारी तरह की बातें बोलते हैं। तो उन्होंने रॉ को कर्टेल किया, रॉ को उन्होंने उसकी पावर्स, उनका पैसा वैसा सब कुछ कम किया। एंड सम पीपल इवन से कि उन्होंने पाकिस्तान में फ़ोन करके बोला कि वी नो दैट यू आर वर्किंग ऑन योर न्यूक्लियर ऑपरेशंस, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि आर स्पाइज आर ओवर इन पाकिस्तान और हम जो है आप पे ट्रेस कर रहे हैं, बस एक तरह से रॉ को जो है मतलब एक सेटबैक देने के लिए। सो उसके बाद जो है काफ़ी सारे जो है रॉ के ऑपरेटिव्स को जो है पाकिस्तान में पकड़ा गया था और उनको फिर एग्जीक्यूट किया गया था वहाँ पे। सो द नेक्स्ट वन इज़ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग establishment of an intelligence body आज आप पहले आए हैं। आपका दोस्त नहीं आया? So establishment of an intelligence body specialized in
foreign intelligence coverage, establishment of an intelligence body specialized in foreign intelligence coverage was felt in post-independence failures. Was felt in post-independence failures on intelligence during the war of during the war of 1962 and 1965. Hence the body was created in ad hoc manner in 1968. Under the leadership of K. N. Rao. R. N. Kao, K. N. Rao थोड़ी. Under the leadership of R. N. Kao. ये IPS थे ये. Now this body is in charge of collecting military economic scientific and political intelligence. Military, economic, scientific and political intelligence from foreign lands. Foreign lands, विदेशी ज़मीन से, through both covert and overt operation. Covert and overt operations. They are completely autonomous. And works under direct command of Prime Minister. And works under the direct command of Prime Minister. The next one is NTRO, National Technical Research Organization.
नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, it is a technical intelligence agency it is technical intelligence agency that works directly under It is technical intelligence agency that works directly under NSA office inside the Prime Minister's office. NSA office, National Security Advisor, inside PMO. It was formed in 2004. It collects technical intelligence which involves interception, it collects technical intelligence which involve interception and analyzing communication signals. Which involves interception and analyzing communication signals, imagery, data, and cyber intelligence. It also provides technical assistance to other intelligence agencies in the country like IB and RAW. अच्छा, तो जब हम ये इन्फोर्समेंट वाले कर रहे थे तो उनके हमने चैलेंजेस अलग से लिख लिए थे कि पैरामिलिट्री के अपने अलग लिख लिए हमने, पुलिस के अलग लिख लिए थे. देन वी वर डूइंग CBI रॉ, तो CBI और ED VD तो उनके हमने अलग से लिख लिए थे. CBI में क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है. अभी बस इनके लिखते हैं चैलेंजेस विद इंटेलिजेंस के साथ क्या क्या है. इंटेलिजेंस कवरेज करने में क्या क्या समस्याएं हैं. बताइए कुछ. ये तो सब डिस्कस हो गया था वैसे. जैसे इंटेलिजेंस में हम हमेशा बोलते हैं कि इनको ऑटोनमस बना रखा है, इस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है किसी का. तो मतलब कोई इनमें तो कोई मिनिस्ट्री के अंडर भी नहीं आती है. पार्लियामेंट तो बहुत दूर की बात हो गई. दे डायरेक्टली रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर. तो कोई ना पूछता है ना कोई बताता है. सो दे आर वेरी वेरी ऑटोनमस. उनको जो करना है, जैसे करना है, उनको पैसा मिलता है वो करते हैं. सो ये थोड़ा सा चैलेंज है कि एक तो कोई ओवरसाइट नहीं है, कोई डायरेक्ट मैंडेट नहीं है और कोई रिस्पॉन्सिबल बॉडी नहीं है. तो कम्प्लीटली ऑटोनमसली करते हैं. और उसका एक चैलेंज भी है, इसका ओवरसाइट होगा तो फिर एक इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि इंटेलिजेंस वाले हैं वो उन्हीं का चेक करने लग जाएंगे कहाँ कहाँ ऑपरेशन है, कौन कौन कहाँ डिप्लॉयड है. तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा उसका. तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है
कि ऑटोनॉमी के साथ इनकी एक इंडिपेंडेंस के साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अकाउंटेबिलिटी कैसे इनकी जो है इंश्योर की जा सके। इतना ज़्यादा इनको खुफिया बना रखा है कि उससे फिर कोई पॉइंट नहीं बचता। और इसके साथ आप बोल सकते हैं इनके सेकंड इसमें ये है कि इसमें जो भर्ती है, भर्ती बहुत लिमिटेड होती है इसकी। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को आईबी में तो जो आजकल तो आईबी ने फिर भी रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, अगर आपको आईबी के भी एग्ज़ाम होते हैं वो भी आप दे सकते हैं। पहले तो होता था कि बस जो पहले से फोर्स में है, स्पेसिफिकली पुलिस वाले हैं, या फिर कभी कभी तो आईआरएस को भी ले लेते हैं, तो वही जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते थे। सो मतलब भर्ती करने का कोई तरीका नहीं है इसमें। सो एक तरीके से इसमें जो है मोनोपोली है, और फिर जो आपका पूल होता है वो भी बड़ा लिमिटेड हो जाता है कि इतने से लोग हैं, उन्हीं में से आपको लोगों को डिप्लॉय करना है। और चैलेंजेस आप ये बोल सकते हैं इसमें कि इसमें टेक्निकल और इसमें आजकल का जो डेटा एनालिटिक्स ये वो और जो साइबर वाली चीज़ है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, क्योंकि जो पीपल आ रहे हैं वो जर्नलिस्ट बैकग्राउंड वाले आ रहे हैं, तो कोई स्पेशलिस्ट नहीं आ रहा है, तो किसी तरह का कोई स्पेशलिस्ट इसमें जो है इंडक्शन नहीं होता टैलेंट वैलेंट का। और अगर आपको इसके अलावा कुछ बोलना है तो आप ये बोल सकते हो कि बाकी तो फिर आपके सारे फोडा पॉइंट्स हैं कि जो है इंटर एजेंसी डिपार्टमेंट कोऑपरेशन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, एंड उसके बाद जो है ये इनमें आपस में भी कोऑपरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ जो है इनमें से ये होम मिनिस्ट्री में, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मिनिस्ट्री में, और बाकी के डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करते हैं। सो इनके अमंग दिस थिंग कोऑपरेशन इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। सो मतलब ये एक ब्लैक बॉक्स जैसा है, उनको बहुत पैसा मिलता है, उनको फिर जो मन आता है वो करते हैं, ना कोई देखने वाला है ना कोई पूछने वाला है। तो फिर इसमें एक थोड़ा डाउट आता है कि कर क्या रहे हैं। आज आप लोग थोड़ा जल्दी आ गए। जैसे आपने रॉ का तो बहुत कुछ सुना होगा कि मतलब ये काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो बिल्कुल इसमें तो ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर लेवल और एडिशनल डायरेक्टर लेवल का होता है उसको भी नहीं पता होता क्या चल रहा है। तो मतलब गिन के जो एक तो आजकल एक वो बना हुआ है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, एक NSCS करके बना हुआ है, पहले नहीं होता था अभी बना रखा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। दिस इज़ हेडेड बाय आर NSA जो भी अजीत डोभाल हैं। फिर उसके बाद हमारे एक डिप्टी NSA होते हैं। डिप्टी NSA जनरली फॉरेन सर्विसेज से होते हैं, वैसे तो NSA भी फॉरेन सर्विस से लेते थे। यार अजीत डोभाल की कुछ ज़्यादा ही क्लोज रिलेशन थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो पुलिस वाले हैं। नहीं, वो IB से। हाँ, रॉ वालों को नहीं लेते कहीं, वो उनका वो पैक्ट होता है पहले से साइन, वो कुछ ज़्यादा ही खुफिया रहते हैं। ये IB के डायरेक्टर थे। अननोन तो नहीं, आजकल तो पॉडकास्ट में भी आने लग गए हैं, एक दो मैंने देखा। हाँ, रॉ वाले भी आ रहे हैं पॉडकास्ट पे ऑब्वियसली। नहीं, उसके बाद भी उनका लाइफ लॉन्ग पैक्ट वो सब होता है कि आप कोई वो नहीं ले सकते किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और डिस्क्लोज तो कभी नहीं कर सकते। डिस्क्लोज करने का तो लाइफ लॉन्ग पैक्ट है, कुछ नहीं डिस्क्लोज करना। फिर डिप्टी NSA होता है, फिर इनके अंडर जो है बाकी सारी चीज़ें आती हैं, रॉ के डायरेक्टर, IB के डायरेक्टर और NTRO के डायरेक्टर्स, और फिर इसमें NIA वाले भी ये नेक्स्ट सेक्रेटरी, और ये जो है दिस डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ऐसा ढांचा होता है। तो इसमें से इनको भी नहीं पता होता, बस ये NSCN में 2 लोगों को पता होगा, रॉ में 1 या 2 लोगों को पता होगा, बाकी रॉ वालों को भी नहीं पता अंदर, जो टॉप पे भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स पे भी होते हैं, और जो फिर जो डायरेक्टली रॉ का जो चीफ होता है जिसको डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, उससे जो एक लेवल नीचे होता है उसको भी नहीं पता होता पूरा। मतलब हार्डली रॉ के डायरेक्टर के अलावा शायद किसी को कुछ भी नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है। वो छोटे साइलोज में ही काम करते हैं वो लोग। तो मतलब बिल्कुल एक ब्लैक बॉक्स है, उसी हिसाब से चलता है। अरे बताया ना, सब पुलिस से आते हैं वो। हाँ, IPS, सारे IPS। कभी कभी रेवेन्यू सर्विस या दूसरी सर्विसेज से भी लेते हैं, कभी कभी मिलिट्री से भी ले लेते हैं। वैसे नहीं उठाते, सिविलियन को ले जाते हैं ना, बिल्कुल नहीं होता वैसे। कभी कभी तो उसके लिए भी नहीं होता, जो इनका टेक्निकल का जो बेसिक जो ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ होता है उसके लिए भी नहीं, ग्राउंड स्टाफ भी नहीं लेते वैसे। IB ने अब शुरू कर दिया, कम से कम ग्राउंड स्टाफ जो है IB का वो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं अब। सो एकदम वो ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि इसमें वो इंटेलिजेंस कवरेज करें तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको डबल चेक किया जा सकता है। वो बहुत कॉमन होता है कि पता चला यहाँ का इंटेलिजेंस वाला है, उसको कहीं पैसा दिया तो वो वहाँ का इंटेलिजेंस वाला बन गया, तो उससे क्या है रॉ का पूरा ऑपरेशन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सब थोड़ा करना भी पड़ता है। सो इस वजह से जो है इसमें एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, फिर किसी को कुछ पता ही नहीं चलता चल क्या रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो।
आपने बहुत कहानियाँ सुनी न्यूज़ की कि एडिशनल डायरेक्टर लेवल तक का आदमी भी डबल चेक हो रखे हैं। डबल चेक मतलब यहाँ से जाते थे चाइना में वो इंटेलिजेंस कवरेज करने, उन्होंने ज़्यादा पैसा दिया, फिर वो चाइना के लिए इंडिया में इंटेलिजेंस देने लग गया, इंडिया की इंटेलिजेंस चाइना को ही देने लग गया वो। फिर उसको पता चलने में भी टाइम लग जाता है, वो तो उसका भी प्रमोशन भी होता जा रहा है, उसको प्रेसिडेंशियल मेडल भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर 10 साल बाद उसका पता चला, फिर तो ऑब्वियसली वो देश छोड़ के भाग गया था, लेकिन वो अपने बीवी बच्चों को लेके नहीं गया। वो क्या होता है कि मतलब आर्मी के लोग वहाँ जाके इंटेलिजेंस लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में जाते हैं उनके साथ एक थे ना मेजर मोहम्मद, हाँ रॉ वाले हैं वो सारे, जो मतलब वहाँ पे टेररिस्ट बन गए थे, मिल गए थे, हाँ, हाँ, हाँ। कई साल तो नहीं रहे थे। हाँ वो सब रॉ वाले होते हैं, रॉ वाले होते हैं। आर्मी भी करता है इंटेलिजेंस, अब आर्मी अपने खुद से भी करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना अजीत डोभाल सर थे जो वो मतलब भिखारी बन के रहे थे पाकिस्तान में कई साल तक। हाँ हाँ, तो वो यहीं से थे ना। कब बहुत रेयर होता है कि आर्मी वाले खुद भी भेजते हैं, बट जनरली रॉ से जाते हैं वो सब, पुलिस वाले या मिलिट्री वाले यही होते हैं। एक बार तो पोस्टल सर्विस वाले भी रॉकेट वो बने हुए थे, इंडियन पोस्टल सर्विस से भी, तो नीचे की सर्विस से भी आप कहीं भी जा सकते हैं, तो पोस्टल सर्विस से वो तो डायरेक्टर जनरल बने थे रॉकेट। ही वॉज अ वेरी फेमस थिंग, उसका क्या नाम है उनका नाम भूल गया। ही उसने काफ़ी ऐसे लैंडमार्क काम किया था। 2008 के बाद जो है पूरा चेंज हुआ था इंटरनेशनल उसमें। उनको काफ़ी डेयरिंग काम करने पड़ते हैं। नहीं, वो सिर्फ वो लोग होते हैं जो ऑन ग्राउंड में भी 2-3 होते हैं। एक इन्फॉर्मेशन हैंडलर होता है उनका अलग से, और एक जो प्रॉपर वो होता है जो ये सब करता है, जो अजीत डोभाल वाला काम था, वो रिस्की होता है। बस एजेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं ना सब, वो उसमें नहीं लगते कि बिल्कुल जो फिल्मों वाला दिखा रहे हैं। फिल्मों वाले बहुत रेयर होते हैं, उनमें रिस्क होता है कि उसमें अगर पकड़ा गया कुछ हुआ तो फिर तो मतलब गवर्नमेंट भी फिर नहीं लेती उसका। हाँ, सो वी वर राइटिंग इश्यूज विद इंटेलिजेंस एजेंसीज। हाँ, एक पॉइंट इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इनमें क्लैशेस व्लैशेस बहुत होते हैं, ईगो क्लैशेस है, वैसे क्लैशेस भी होते हैं। सो एक मतलब होता है कि कोऑपरेशन इसलिए भी नहीं होता कि क्लैश बहुत ज़्यादा है। इनका अपने में ईगो क्लैश इंटेलिजेंस में, फिर इंटेलिजेंस वाले किसी को डायरेक्ट करेंगे तो पुलिस वाले मानेंगे ही नहीं, पुलिस वाले उस हिसाब से काम ही नहीं करते। उसमें कोऑपरेशन नहीं, इंटेलिजेंस क्लैशेस बहुत सारे होते हैं आपस में, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। सर्विसेज में जाएंगे, आपका कोई सीनियर वीनियर होता है, उससे पूछेगा, बड़ा ईगो क्लैशेज होते हैं, बड़े ज़बरदस्त। तो IAS IPS आपस में बड़े ईगो क्लैशेज रखते हैं। दो IAS अगर जूनियर जीनियर हो गए उसमें इतना ईगो क्लैशेज होता है, तो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन तो बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। आपने सुना होगा जैसे पहले क्या होता था कि 1973-4 में जो है 70 मैं भूल गया 70s में हमने जब अपना वो किया फर्स्ट पोखरण जब टेस्ट किया था हमने, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी शुरू कर दिया था। 1968 में रॉ बन गया तो इंदिरा गांधी ने जो है सब वहाँ डिप्लॉय करने स्टार्ट किए कि उनका पूरा चेक होना चाहिए कि उनका किस तरह से न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। तो रॉ के एजेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट। हाँ, एक तो हमारी लिमिटेशन है कि हम सारा कुछ पाकिस्तान में लगा के रखते हैं ना, रॉ के इंटेलिजेंस इज़ वेरी ब्रिलियंट। सो इसकी कुछ लोग, अब पता नहीं सच क्या नहीं, बट इस हिसाब से वो लोग चीज़ें ले के उन्होंने सारा बताया कि कितना उनके पास इनरिच यूरेनियम है। यूरेनियम की क्वांटिटी भी पता थी हमको कितनी पड़ी है उन लोगों के पास। वो तो मतलब जो लोग वहाँ थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया, ये सब साइंटिस्ट है। वो जहाँ बाल कटाने भी जाते थे वो बार्बर से भी उनकी दोस्ती थी, उनका बाल का भी कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल, तो पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा रेडिएशन है उनके बालों में भी। सब कलेक्ट कर देते वो हर तरफ से। सो उसके बाद हुआ क्या कि इंदिरा गांधी सरकार हार गई, सरकार गिर गई उसकी, तो अगला आया मोरारजी देसाई जब जनता दल बने थे। एंड ही वॉज वेरी एडमेंट, मैं सब उल्टा करके रख दूंगा, इंदिरा गांधी ने जो किया है सब पलट दिया जाएगा यहाँ पे। सो उनको एक ये भी था कि ये रॉ पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने, इसमें जो है ये कांग्रेस के कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने हिसाब से सारा कर रहे हैं। आर्टिकल 44 बोला है किसी ने? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 मोरारजी देसाई ले आए थे। ज़्यादा नहीं चली उनकी, 1.5-2 साल ही चली थी सरकार, तो 2 साल में उन्होंने सब बदला था। एंड देन उन्होंने मतलब उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कि रॉ में इतना पैसा जाए और एक ऑटोनमस बना हुआ और दूसरी सरकार ने बनाया, तो पता नहीं क्या किस लिए कर रहे हैं, सरकार के लिए तो नहीं जासूसी कर रहे, क्या करते हैं। सो अब उनको डेटा मिलता था तो ही नोज़ एवरीथिंग कि ये न्यूक्लियर टेस्ट चल रहा है, वो उन्होंने मानने से मना कर दिया कि पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग ए न्यूक्लियर वेपन। और फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया पाकिस्तान का और उन्होंने बोला साहब हम जानते हैं आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं कि हमारे वहाँ पीपल डिप्लॉयड हैं। तो फिर इवेंचुअली उन्होंने ढूंढ ढांड के सारे मारे वहाँ पे जितने थे। सो इस तरह से भी ईगो क्लैशेज आते हैं कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो उस वजह से भी जो है ये बहुत बार होता है। इसके बाद दोबारा भी हुआ था ये, मतलब ऐसा बोलते हैं ऐसा हुआ है, और जब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है
ऐसा अब कोई कहीं लिखा विखा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। एंड सेकेंड, ये जो हमारे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, ही हैव ऑल्सो डन वेरी इनफेमस थिंग्स। आई फॉरेन सर्विस से, वो क्या नाम है, हामिद अंसारी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट, ही वॉज फ्रॉम फॉरेन सर्विसेज। सो उन्होंने भी कुछ सपोर्ट किया था। वो शायद कतर, सऊदी या कहीं थे। वेस्ट एशिया में भी हमारे बहुत डिप्लॉयड रहते हैं हमेशा वो वाले। सो उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया था 2007-8 में, जब कांग्रेस पीक पे थी और तब कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि वेस्ट एशिया में कुछ हो, तो वो एम्बेसडर थे तब वहाँ पे। सो ही ऑल्सो हैव कॉम्प्रोमाइज कि वहाँ पे रॉ ऑपरेटिव्स हैं। इंडायरेक्टली बताना होता है, हमको पता है फिर वो सब ढूंढ ढांड के सारा फ्लश करते हैं। तो तब भी ऑलमोस्ट 10-12 रॉ ऑपरेटिव्स को मारा गया था। वो तो फिर बहुत बुरी तरह मारते हैं वो लोग। सो वो काफ़ी पब्लिक हुआ था वो बात। तो हामिद अंसारी की काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। और उसके बाद और क्रिटिसिज्म हुआ कि फिर ऐसे आदमी को आपने वाइस प्रेसिडेंट कैसे बना रहे हो। सो उनका भी उसमें रोल था। तो इस तरह से भी ईगो क्लैशेस की वजह से कभी जो है ऐसे ऑपरेटिव्स काम नहीं कर पाते। और भी बहुत बार हुआ था। अरे जैसे वो दैट वाज वेरी फेमस थिंग, क्या नाम है उसका, शकील छोटा राजन कोई तो था वो, मतलब कोई तो, मतलब गवर्नमेंट वाज एडमेंट कि हम दाऊद को ठोक के रहेंगे। जब उसने इतना सारा वो किया, जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ तब से हमारा था इसको ठोक के रहेंगे। फिर NSA इज़ वेरी ग्रेट, मतलब NSA खुद नहीं मार, जो अजीत डोभाल, ही वॉज प्लानिंग कि हम उसका कोई दोस्त पकड़े जो उसका दुश्मन बन गया, उसको सपोर्ट करे, फिर वो मारेगा जाके दाऊद को। सो ये तो फैक्ट है, ये सब वो कर रहे थे। पता नहीं वो छोटा राजन, ही वॉज दिस थिंग, ही वॉज वेरी क्लोज अलाई ऑफ दाऊद। फिर बाद में उसको पसंद नहीं आया कि तुम बम क्यों मार रहे हो हम पे, मतलब इंडिया पे बम कैसे मार रहे हैं, तो वो दुश्मन बन गए। तो सबसे पकड़ रखा, मतलब छोटा राजन तो शायद है जेल वेल में है, कुछ है, और एक दो और है, पता नहीं ऐसा कुछ है। तो उनको वापस इंडिया लेकर आया, उनको बोला कि आपको इम्यूनिटी मिलेगी, और कुछ था टर्म्स थे, इम्यूनिटी मिलेगी, सब कुछ होगा। तो फाइनली मतलब यही था कि किसी की शायद दाऊद की बेटी की कहीं शादी हो रखी है उस पाकिस्तान में, तो कोई फंक्शन था, तो उसे पता था कि दाऊद आएगा, तो वहाँ उसको ठोकना था। सो पूरा को पैक्ट सब कुछ था। NSA वॉज देयर दिल्ली में, सब कुछ, इसमें रॉ की इंटेलिजेंस सब थी। दिल्ली में NSA है, जो IB का चीफ भी है वहाँ पे बैठा हुआ है। NSA है, वो IB का चीफ बैठा हुआ, पोस्ट चीफ भी रह चुका है वो IB का। तो उसके साथ वो बैठा हुआ था, जो भी था उसमें, छोटा राजन का कोई LI वाला था। तो फिर उसको वहाँ पे पकड़ा और उसको फिर छोड़ा भी नहीं, और फिर उसको उम्र कैद भी दे दी, क्योंकि वो पुलिस में रिफ्ट था, ये था वो था, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था कि इसको आप इंडिया कैसे लेकर आए। और तब फिर एक रॉ में सेटबैक होता है, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि देश में नहीं था ना, भागा हुआ था। तो उसको रॉ वाले पूरा NSA ने प्रॉमिस कर रखा है कि आप यहाँ पर आइए, आपको हम पॉलिटिकल इम्यूनिटी देंगे, आप हमारा काम करिए। लेकिन वो पॉलिटिकल प्रेशर आया इतना ज़्यादा कि उसको यहाँ बुलाया, जैसे ही पकड़ आया उसको उम्र कैद दे दी। तो फिर वो रॉ की क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है उससे। वो उनके साथ था, कार में बैठा था, NSA के साथ कार में बैठा था वो। NSA तो जुगाड़ू आदमी है। जैसे खालिस्तानी को रोक रहे हैं, कनाडा US में एलिगेशंस लग रहे हैं ना हमारे ऊपर। हाँ कनाडा वाले लगा रहे हैं कि उसको मार दिया था। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तक ने इतना हॉल मचा दिया था। मोदी जी, अमित शाह सर, अरे वो उनका कोर वोट बैंक उधर से आता है ना, तो उन्हें नाचना पड़ता है। हाँ, सो ये इसमें बड़ा वो रिफ्ट रहता है, ये पॉलिटिकल रिफ्ट बहुत रहता है रॉ में। बाद में तो आपने बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, कहानियाँ तो इतनी पड़ी हैं रॉ वालों की। एक फेमस तो बस वो सिक्किम वाला ही है, उसके अलावा तो बस फेलियर्स ही पता चलते हैं, इनके सक्सेस नहीं पता चलते कभी। सिक्किम वाला वॉज अ ग्रेट सक्सेस। वो तो पहले भी जो हमने डिस्कस किया था कि 1975 में सिक्किम इंटीग्रेट हुआ था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? हाँ, हमेशा अमेंडमेंट से ऐड होता है। अगर इंडियन टेरिटरी ऐड होगी तो इंडियन टेरिटरी जाएगी तो भी अमेंडमेंट से जाएगी, आर्टिकल 2-3 से नहीं होता वो सब। चलिए ढूंढ के लाइएगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो इसमें हमने पहले भी बात तो की थी, CIA का उसमें इंटरेस्ट बहुत था। तो पहले वो यहाँ से वो लड़की उठा के ले गए, फिर उन्होंने CIA ने लड़की ट्रेन करी, फिर वो लड़की को वहाँ पे उन्होंने, जब वो US गया हुआ था सिक्किम का राजा, तो लड़की को उससे मिलाया, फिर पहली नज़र में मोहब्बत कराई, फिर दोनों की शादी कराई, नहीं थोड़ा सा पहले का, और तो उनकी फिर शादी वादी हुई, फिर वो वापस आई, फिर वो जो है पूरा सिक्किम चलाने लग गई। वो मतलब CIA है। तो फिर 5 साल जो है सिक्किम CIA चला रहा था, और फिर चाइना का भी उसमें इंट्रूजन बढ़ने लगा। सो दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ये टैक्टिकल विक्ट्री ऑफ रॉ की। तो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे फिर जो है पूरा प्रोपागेंडा ये सब स्प्रेड किया कि आपका भला इंडिया के इंटीग्रेशन में ही होगा। फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, फिर वहाँ पे पॉलिटिकल अप्रोर करा के पूरा मोनार्की हटाया, सब हटाया,
फिर मैंने ये सब कराया, उसमें क्या बोलते हैं उसको प्लेबिसाइड और रेफरेंडम्स हुए और फिर सिक्किम ऐड हो गया। तो उसमें तो पूरा इंडिया रॉ का बड़ा बड़ा सक्सेस था। बाकी तो फेलियर ही पता चलते हैं रॉ के सारे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये उतना कोई पूछेगा नहीं, इसलिए इसको लिख नहीं रहे स्ट्रक्चर क्या है इसका। ये अभी बना है, बहुत लेटेस्ट में बनाया है। पहले कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था, सब हवा में चलता था। मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो मना है वैसे बस हवा में होता था। अभी भी वैसे मतलब हवा में ही होता है। जैसे आपको पता होगा कि ये सब बजट में भी डिस्कस नहीं होता, चार्ज एक्सपेंडिचर में भी नहीं आता। ये अलग ही है। चार्ज एक्सपेंडिचर में तो कम से कम लिखा तो होता है, कम से कम वो पास नहीं करे तो डिस्कस तो होता है। इसमें कुछ नहीं होता, ये हवा में आता है सब। सब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है। इसे पैसा भी बहुत मिलता है। आपने सुना होगा ना कि वो इंटेलिजेंस के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। बजट में तो पीएमओ के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं होता ना? पता नहीं यार, होम मिनिस्ट्री के लिए होता है तो पीएमओ होम मिनिस्ट्री तो होगा ही यार, पीएमओ का पता नहीं। मतलब पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है, तो ऐसा कोई बजट स्क्रूटिनाइज नहीं कर रहा, कोई कैग देख नहीं रहा हो क्या कर रहे हैं वो। पैसा बहुत मिलता है। वो आपने सुना होगा कि इंटेलिजेंस के लिए वो होता है ना, किसी ने $6 मिलियन मांग लिए, किसी ने $10 मिलियन मांग लिए, और फिर देने भी होते हैं वायर से। फिर $6 मिलियन देते हैं, फिर वो इंटेलिजेंस देता है, फिर कुछ पे वर्क किया जाता है। सब सच्ची कहानियाँ हैं ये। सो चैलेंजेस विद इंटेलिजेंस, फर्स्ट इज एक्सट्रीमली पुअर कोऑर्डिनेशन। Extremely poor coordination among intelligence agencies, and their functioning with enforcement agencies. And they are functioning with enforcement agencies. Next point, recruitment of people is extremely limited. Restricted लिखना, recruitment of people is extremely restricted. Which limits the skill set of the workforce. The next point, lack of accountability to Parliament. Lack of accountability to the Parliament. Poor transparency. हाँ हाँ, वो भी है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट तो रख भी नहीं सकते। And allegations of political influence in their functioning. The next point, lack of statutory backing. Lack of statutory backing. In most intelligence agencies. Lack of statutory backing in most intelligence agencies. Results in
open-ended and vague. Results in open-ended and vague. Roles and mandate. प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल तो मतलब क्या है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को हाँ मतलब प्राइम मिनिस्टर तो वही बोल रहे हैं ना, फिर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चांसेस हैं उसमें. द नेक्स्ट इज लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंडक्शन in their functioning. Lack of technological induction in their functioning. Next point, different parent organizations. Different parent organizations creates ego clashes and may promote working in silos. May promote working in silos. अपने डब्बों में ही काम करना. May create working in silos. The next point, because of this there was multiple intelligence failures in the past. Because of this there was multiple intelligence failure in the past. Like 1999 Kargil, like 1999 Kargil, 26/11, Akshardham attacks, etc. Akshardham attacks, etc. ये तो खैर वही बात है, जब कुछ भी फेलियर होगा तो इन पे डाल दिया जाएगा. तो इनके सक्सेसेस से फेलियर से ही जाना जाता है. 100 बार जीत गए, अगर एक बार भी हार गए तो सब वही याद रखेंगे. किसी को पता ही नहीं 100 बार कैसे जीतते हैं. तो ये तो खैर इंटेलिजेंस में एक दिक्कत होती है. और एक क्या चीज़ थी, हाँ इसमें रिस्ट्रिक्टेड वो इसलिए होता है क्योंकि वो डबल चेक का फिर सामने वाला क्या है उसमें बड़ा वो रहता है. इसलिए वी आर वेरी मच दिस थिंग कि लेंगे तो हम अपने फ़ौज में से ही ले लेंगे, या जो पहले से रिक्रूटेड है उन्हीं में से लेंगे. बाहरी किसी को इंडक्ट करना है वेरी डिफ़िकल्ट. जैसे हम बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड वो है, अब ऐसे ओपन रिक्रूटमेंट से किसी को बढ़ना बहुत रिस्की होता है. इसमें आपने न्यूज़ बहुत सुनी होगी, ये कोल्ड वॉर के टाइम रशिया और सोवियत वाले और ये यूएस क्या करते थे, वो तो अलग लेवल पे जीते थे. सोवियत के KGB वाले जो थे दे वर रिक्रूटेड इन FBI, और वो एडिशनल डायरेक्टर और जो है मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच चुके हैं FBI में. तो ही वाज लीडिंग FBI एंड ही वाज एन KGB एजेंट, और वाइस वर्सा भी होता था. KGB के अंदर CIA के लोग बैठे रहते थे. सो वो सब बड़ी झंझटें होती हैं उसमें. इसलिए ये ग्लोबली होता है कि जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सब अपने सर्कल्स में काम करती है. एक आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको सारा पता है कि क्या चल रहा है, वरना डबल चेक करने इसमें बहुत प्रोबेबल होता है. सो एक ऑपरेशन के बारे में 6 लोग कर रहे हैं तो 6 लोग को पता होता है, 7वें को नहीं पता होता क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं. तो फिर इसी से समस्या आती है कि कर क्या रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कर क्या रहे हैं. कोई नहीं जानता, मतलब कोई एक आदमी नहीं है जिसको सारा पता है, किसी को भी नहीं पता होता सारा. अभी ऐसे कोई बोलते तो नहीं, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि जो टॉप लेवल पे होते हैं, जो NSA होते हैं, ही ओनली नोज 70-80% ऑफ द फंक्शनिंग. उनको भी नहीं पता कि पूरा क्या चल रहा है, कौन कौन से ऑपरेशन है. तो किसी को भी पूरा पता नहीं, बड़ा वो होता है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होने का बहुत इशूज़ है. हाँ पूरा ऑटोनॉमी, कंप्लीट ऑटोनॉमी इज़ देयर.
और बहुत पैसा मिलता है, तो उस वजह से लोग रोते हैं कर क्या रहे हैं ये। और इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व, तो फिर उनको लगता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना आ जाए। पता चला कि सरकार अपनी इच्छा के हिसाब से सारा करा रही है, देश की इच्छा के हिसाब से नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट इनके सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन तो वही वाले, लीगल फ्रेमवर्क, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, फिर एक ओपन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, टेक्नोलॉजी इंडक्शन, स्किल डेवलपमेंट, जो गालियाँ दी थी सारी उल्टे करने की ज़रूरत है। ये हम नहीं बोल रहे, IDSA बोल रहे हैं। सॉल्यूशंस में राइट डाउन IDSA, IDSA वो क्या नाम है उसका, जो थिंक टैंक है डिफेंस वाला, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस वाला, मनोहर पारिकर के नाम से जो रखा हुआ है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, ऐसा कुछ नाम है इसका। अब तो ये बोलते हैं उसको मनोहर पारिकर IDSA। मनोहर पारिकर वॉज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो गोवा के जो CM थे, वो कैंडिडेट सा जो आदमी था। सो ही वॉज 4-5 साल तक वो डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। हाँ, उनको कैंसर हो गया था। सो MP IDSA टास्क फोर्स हैज़ रिकमेंडेड फॉलोइंग चेंजेस इन इंटेलिजेंस एजेंसीज। Has recommended following changes in intelligence agencies. वो वाली मूवी देखी आपने, टिंकल टेलर, कौन सी मूवी वो जो टिंकल टेलर, वो टॉय वाली, जो एक ब्रिटिश मूवी थी, उसमें बहुत अच्छा विवरण है। एक ही वो मूवी है जो बहुत सही है। बाकी एक और है, उसका नाम भूल गया, एक 1960s की है, वो कुछ ज़्यादा ही सैड है वो सारी मूवीज़, तो वो दिखाते हैं इंटेलिजेंस वाले कैसे रहते हैं। बाकी तो ऐसे मूवीज़ में तो क्या ही शिट दिखाते हैं। वो MI6 वाला भी ग्लैमर, सारे ग्लैमराइज कर रखे हैं उन्होंने। अक्षय कुमार थोड़ी वो आती ना टाइगर वाली, वो सब भी तो आती है ना। सलमान खान यहाँ से वहाँ जाता है, उसको मोहब्बत हो जाती है, वो भी रॉ IB वाला ही होता है ना। वो मैं था टाइगर, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, तो वो सब तो गोबर है। एक टिंकर टेलर रॉबिन स्पाई है, एक और मूवी है ये सोवियत की, अगर आपको देखनी हो आप देख सकते हो, आप उदास हो जाओगे बट बढ़िया मूवी है। वो सब तो शिट है यार वो तो कमर्शियल बना रखी ना वो सब, तो ऐसे तो वो 007 वाले क्या ही बनाते हैं, वो ज़्यादा ही ग्लैमराइज कर रखे उन लोगों ने। तो वो 2 मूवीज़ आप देख सकते हो, मज़ा आएगा आपको। बहुत सैड है, बहुत स्लो, एकदम ऐसे डार्क मूवीज़ की, कितने अंधेरे में रहते हैं वो लोग। सो राइट डाउन। तो इसका टास्क फोर्स में हैज़ रिकमेंडेड, फर्स्ट इज़ लीगल फ्रेमवर्क, intelligence agencies in India, intelligence agencies in India must be provided with a legal framework for their functioning, Adventures of Tintin। नहीं, अरे वो तो वो था ना, वो कॉमिक्स, चाचा चौधरी जैसा। मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अ लीगल फ्रेमवर्क। आगे क्या लिखा था?
for its functioning and for a declared defined mandate and for a defined mandate. And for a defined mandate. Second is parliamentary oversight. This will improve accountability of these intelligence agencies. This will include accountability of intelligence agencies. Along with this, ये पता नहीं क्यों बोला उन्होंने, along with this a dedicated intelligence ombudsman. Dedicated intelligence ombudsman. Dedicated intelligence ombudsman for RAW, IB and NTRO should be formed. For RAW, IB and NTRO should be formed. ओम्बड्समैन तो समझते होंगे ना आप लोग, क्या समझते हैं? नहीं मतलब ओम्बड्समैन क्या होता है? जो देख रेख करेगा मतलब उनके ऊपर ओवरसाइट रखेगा, वॉचडॉग। ओम्बड्समैन जनरली ग्रीवांस एड्रेसल के लिए होता है, कंप्लेंट देने के लिए होता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन जैसे होते हैं ना, वैसे आप समझ सकते हो, और वो जनरली कंज्यूमर्स के लिए होता है। हम कंज्यूमर हैं, टेलीकॉम ओम्बड्समैन होते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन होते हैं। अगर हमारा कोई ग्रीवांस है जो कि उनका इंटरनल ग्रीवांस एड्रेसल उसके लिए एडिक्वेट नहीं है, तो एक सेंट्रलाइज लेवल पे बनाया जाता है। जैसे बैंकिंग के लिए आपको पता होगा, एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन बना दिया, पता होगा ना। पहले अलग अलग ओम्बड्समैन होते थे आरबीआई के, कि ओम्बड्समैन के नाम से एक बैंकिंग में ही है, बाकी तो सब बर्बाद है। एक पहले बैंकिंग के लिए अलग होता था, फिर ये डिजिटल पेमेंट्स के लिए अलग होता था, और एनबीएफसीज के लिए अलग होता था, और 2-4 और हुआ करते थे। स्मॉल पेमेंट्स के लिए अलग होता था, माइक्रो क्रेडिट्स के लिए अलग होता था। अब एक इंटीग्रेटेड सिंगल ओम्बड्समैन स्कीम बनाई आरबीआई ने। आपको कोई भी दिक्कत आ गई, एनबीएफसी से लेके, बैंक से लेके, यूपीआई से लेके, आपके पेटीएम से लेके, तो आप या कोई ई वॉलेट वी वॉलेट में भी आरबीआई के अंडर जो भी आता है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमी में, आरबीआई अलग ही मचाता है। सो आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन बना दिया। सो पता नहीं इंटेलिजेंस में ओम्बड्समैन बना के क्या करेंगे वो, हमको क्या समझ, हमें क्या पता, हमें क्या ही करना, आईबी क्या कर रहा है, रॉ क्या कर रहा है। सो ये उन्होंने रिकमेंड किया, ये तो कभी नहीं होने वाला। ओम्बड्समैन कौन बनाएगा, कौन करेगा इसको। द नेक्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी एन ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम। There should be an open recruitment system from experts from different sectors. Open recruitment systems from experts from different sectors. ना, अरे वो आपका भी कोई दोस्त कोई तो होगा आपका जानने वाला, जैसे आया, अरे रॉ में तो कोई नहीं होगा क्योंकि घर वालों को नहीं पता, आपको वहाँ से पता चलेगा। हाँ नहीं, घर वालों को नहीं पता होता। अरे जैसे आपका कोई तो होगा ना, जैसे जो अब जैसे आई नो पीपल फ्रॉम पुलिस फोर्स और आर्मी फोर्स से जिनका आने जाने का समय नहीं है, कि मतलब ऐसा होता है वो 6 महीने तक गए, देश में भी नहीं, बाहर गए, पासपोर्ट घर में फिर भी बाहर गए, तो फिर पता चलता है कि हाँ ये कोई नॉर्मल आर्मी में नहीं है, कुछ और करता है वो। पुलिस में भी ऐसे होता है, घर वालों को कुछ नहीं पता, और घर वालों के साथ उन्होंने बना रखा है अपना अंडरस्टैंडिंग कि ना पूछना, ना जानना, ना कुछ करना, और बता देते हैं होगा तो होगा, वरना तो वापस तो आ ही जाता हूँ मैं 3-3 महीने में। सो घर वालों को कुछ नहीं बताते, वो पूरा वो साइन करना होता है, किसी को कुछ नहीं बताते।
और ये नहीं बता सकते कहाँ डिप्लॉयड हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आर्मी में भी होता है ये, पुलिस में भी होता है, हर जगह होता है। सो इसमें वॉलंटरी जाना भी क्या होता है, वो खुद ही पिक करते हैं, और वॉलंटरी में भी फिर वो पूछा जाता है आपसे। जो पागल हैं वही सब करते हैं, ऐसे तो कौन ही जा रहे हैं इन चीज़ों में। सो रिक्रूटमेंट में भी वो बोल रहे हैं कि इसमें साइलोज में रिक्रूटमेंट हो सकता है। जैसे अभी भी जैसे रॉ वाले लोग हैं, अरे वो कौन सी मूवी थी जो ये कैटरीना कैफ के हस्बैंड का नाम क्या है, हाँ उसकी कौन सी मूवी आई थी वो, हाँ वो उरी उरी मूवी थी ना, उसमें दिखा रहे थे वो ईगल वीगल उड़ा रहा है, कॉलेज के लड़के ने ईगल बना दी, कुछ बना दी। तो वैसे होता है, मतलब ऐसे ईगल वीगल नहीं बना रहे, और रॉ वॉ से ऐसे इस तरह से वो पिक करते हैं। ये तो मैं जब उसमें था रूबिकॉन्स और उसमें था, तो उसमें भी ऐसे पिक करते थे, मतलब इंटेलिजेंस वाले भी आते थे, आर्मी पैरामिलिट्री वाले सारे आते थे। तो उसमें वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिक वो सेमीकंडक्टर्स भी लेके जाते थे, वो कुछ नहीं बताते थे, वो अपने स्पेसिफिकेशंस भी नहीं बताते थे, मतलब कुछ नहीं पता चलेगा आपको क्या आए हैं, कौन आया है, कहाँ से आया है, किस चीज़ के रहे हैं, उनको क्या चाहिए, ये भी नहीं बताएंगे कि इतने रेंज तक इतने स्पेसिफिकेशन के साथ ऐसे रेजोल्यूशन वाला चाहिए, कुछ नहीं बताते थे वो बंदे को, नहीं टेक्नोलॉजी को। रिक्रूटमेंट तो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे रिक्रूटमेंट भी करने की सोच रहे हैं वो, कि किसी को ले लेंगे बट उसको नहीं पता होगा वो कहाँ काम कर रहा है, किस चीज़ के लिए काम कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी वो लेते हैं, टेक्नोलॉजी इसी तरह लेते हैं, आएंगे आके ले जाएंगे वो। और वो बोल रहे हैं कि इस तरह टेक्नोलॉजी और इंडक्शन करनी चाहिए, वरना जो काम कर रहे हैं वो तो जर्नलिस्ट आदमी है ना, उसने तो हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ी है, उसको क्या समझ आ रहा है कि क्या करना है। सो टेक्नोलॉजी तो वैसे लेते हैं, और लोगों को भी वैसे लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो तो आपने सुना भी होगा ना फिल्मों में, वो एक्चुअली में होता है, कोई ऑपरेशन करने जा रहा है, जब तक वो जाता है तब तक भी नहीं उसको नहीं पता चलता। अब जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे उनको भी नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं। जो पायलट जिसको जाना था हेलीकॉप्टर में, वो भी पैरा एसएफ से था, उसको कोई ऑपरेशनल काम तो करना नहीं था, वो बैकअप में था, तो उसको नहीं पता था किस चीज़ के लिए बैकअप में है, उसको बस बोला था यहाँ पे खड़े रहे। तो वो ऐसे रिक्रूट ऐसे लिया जाता है, मतलब किसी को कुछ नहीं पता होता इसमें कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा। तो इस तरीके से आईडीएसए ने भी बोला कि टेक्नोलॉजी और पीपल को और ऐसे इंडक्ट किया जा सकता है। पीपल को तो कह रहे हैं कि यू कैन इवन इंडक्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स, इसमें कुछ क्लियरेंस लेके उनका सिक्योरिटी आप इंडक्ट करना स्टार्ट करिए। और ये शायद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत बहुत है। मतलब अब पुराने ज़माने में हम जी रहे हैं, हम कहाँ का टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, मतलब वो इंसान जा रहा है, फिर वो इंसान इंटेलिजेंस कवरेज कर रहा है, दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तो लड़ाई तो वैसे होगी भी नहीं, लड़ाई अब साइबर वॉरफेयर में होने वाली है, लड़ाई स्पेस में होने वाली है। अब इंसान जाके क्या कवर करेगा उसमें। सो देयर आर चांसेस कि अब स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी वाले लोगों को लेंगे, वैसे ही लेंगे, उसको नहीं पता होगा क्यों लिया जा रहा है उसको। नेक्स्ट इज अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। upgradation in technology and training and digital equipments. To cater to cyber espionage. Cater to cyber espionage. Cater to cyber espionage. ये सारे पॉइंट्स आईडीएसए ने दिए, बाकी तो सब आप फिर फोल्डर पॉइंट्स लिख सकते हो कि कोऑपरेशन होना चाहिए, लोगों के बीच एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज, cooperation between intelligence and enforcement agencies। और क्या लिख सकते हैं आप, राइट। सो ये भी कवर हो गया। द नेक्स्ट वन इज बॉर्डर मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी पढ़ा सब इसमें इस्तेमाल होगा, और इससे क्वेश्चन काफ़ी चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चन आते हैं। साइबर से तो पक्का क्वेश्चन आना है आपका, वो तो आप लिख लीजिए। पेपर 2 में आएगा, नहीं तो पेपर 3 में आएगा, पेपर 4 में भी आएगा। साइबर में डिजिटल ये वो सोसाइटी में भी आ सकता है, पेपर 1 से 4 कहीं भी आ सकता है आपका। हाँ प्रीलिम्स में क्या यार, प्रीलिम्स में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, वो तो हवा बाज कुछ भी पूछते हैं वो। तो प्रीलिम्स में तो आप मानिए सब आएगा, सब इम्पोर्टेंट है।
मेंस में फिर भी प्रोडिक्ट किया जा सकता है, साइबर में तो पक्का क्वेश्चन आएगा आपका। अगर सिक्योरिटी में नहीं आएगा तो एथिक्स में आ जाएगा, पॉलिटी में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो पक्का आएगा। सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रिवेसी, ये वो एवरीथिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर साल आना है तो पक्का है। और सेकेंड वेरी प्रोबेबल थिंग इज़ दिस वन, बॉर्डर मैनेजमेंट। और बाकी का जो भी हमने किया उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या थोड़ा घुमा फिरा के मिला जुला के टेररिज्म मिलिटेंसी को घुमा के कुछ पूछ लेंगे। तो जितने भी लॉज एक्ट जो आपने पॉलिटी में पढ़े और यहाँ पे भी हमने बहुत सारे लिख दिए, तो सब मिला जुला के आंसर लिख दीजिएगा। और वैसे जनरली तो सिंपल ही आने वाले हैं, वही मिलिटेंसी, नक्सलिज्म, ये वो उन्हीं पे आएंगे। इस पे बहुत चांसेस है बॉर्डर पे आने के। कितनी लंबी बॉर्डर है हमारी, लैंड बॉर्डर्स की लेंथ क्या है? 13,000। क्या आप बात कर रहे हो यार, बॉर्डर लेंथ तो बताओ यार कितना है इसमें। बॉर्डर लेंथ यार ऐसा मत करो यार, नहीं पता क्या आप लोगों को? 15,200 किलोमीटर। मैरीटाइम बॉर्डर मैरीटाइम मतलब पानी वाला, कोस्ट लाइन। सर बढ़ती 11,000 कुछ होगा। क्यों बढ़ेगी, क्यों? नया डेटा आया है कि कोस्ट लाइन बढ़ गई है हमारी। ये कब आया? कुछ महीने पहले। मतलब कि 50% बढ़ गई है हमारी कोस्ट लाइन। पहले 7,000 कुछ किलोमीटर, हाँ 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 अब वो 11,500 कुछ किलोमीटर हो गई है। दोबारा उन्होंने नापी है मतलब। हाँ मैंने पढ़ा तो था, बट ये वो जो 7,000 थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम से थी। दोबारा नापी है। मतलब होम मिनिस्ट्री ने दिया था। होम मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया वो? ये डेटा उन्होंने दिया था। नहीं तो अभी अप्रूव नहीं हुआ होगा ना इसमें, तो वो अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट में डालना पड़ता है इसको। उन्होंने रिपोर्ट दी अपनी। रिपोर्ट दे दी होगी ना। ये पढ़ा तो था मैंने। 7600 किलोमीटर पुरानी वाली है, अभी नई का पता नहीं। और मेन लैंड बॉर्डर जो पुरानी वाली थी वो ऑलमोस्ट 6100 किलोमीटर की थी। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हटा के, अंडमान निकोबार की बहुत बड़ी बॉर्डर बन जाती है। फिर अगर बॉर्डरिंग स्टेट्स के हिसाब से देखने लगे, प्रीलिम्स में तो देखें ना एनीथिंग, वो आपसे पूछने को ये भी पूछ सकते हैं कि आप जो स्टेट्स हैं, स्टेट की मैरीटाइम बॉर्डर भी ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, वो भी पूछ सकते हैं वो। प्रीलिम्स में तो आप मानिए एनीथिंग इज। सबसे बड़ी कौन सी है, कौन से स्टेट की मैरीटाइम बॉर्डर? गुजरात की, अंडमान निकोबार? पक्का? सेकेंड? अरे तो ये कहाँ बोला मेनलैंड? स्टेट्स और यूटी में सबसे बड़ी किसकी है मैरीटाइम बॉर्डर? पहले गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार है। तो बॉर्डर बताइए सबसे बड़ी किसकी है, स्टेट उसके साथ, कंट्रीज के साथ? अरे इंडिया की बॉर्डर्स। हाँ, बांग्लादेश। सेकेंड? हाँ, सेकेंड इज चाइना, थर्ड इज पाकिस्तान, अब फिर नेपाल है। नेपाल, सॉरी म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी टेक्निकल बॉर्डर नहीं है, बट जो है ऑफिशियल बॉर्डर है, बट वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनकी लेंथ लिख लो। लेंथ तो यार क्या ही याद करोगे, आइडिया होना चाहिए बस। ये भी अप्रॉक्सीमेट ही है, पूरी नहीं लिख रहा मैं। क्यों? हम तो पूरा मानते हैं। नहीं नहीं, ये मैंने उससे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये 2-3 साल पहले पार्लियामेंट में आंसर किया था उसने। विकीपीडिया से ये सब मत लिखना। अरे हम मानते हैं, हम एक्साइजिन को भी अपना पार्ट मानते हैं, अरुणाचल भी पूरा हमने डिफाइन कर रखा है कि नहीं, हम नहीं रिकॉग्नाइज करते LAC WLAC। अरे पार्लियामेंट में बोला है मोटा भाई ने, LAC LOC सब हमारा है। 1750 1750
आप लेते हो कॉलेज की क्लासें? बाकी जनता क्यों नहीं आ रही? टेस्ट देने आए थे 5 बच्चे थे और नीचे क्लास थी टेस्ट के बाद, तो फिर हम 3 बच्चे थे, बाकी तो चले गए। और कौन से आते हैं इकोलॉजी में? एक जोएल है, कभी कभी जो इमरान ये भी आ बुरा जाते था, हैं, ये पीछे ये तो दोनों भी आ जाते हैं। तो आप 6 ही जिंदा बचे हैं बस। रवि शंकर तो चला गया उड़ीसा पे। रिवीजन ठीक चल रहा है आप लोगों का? जवाबों से तो नहीं महसूस होता मुझे। थोड़ा PYQ वगैरह थे। हाँ, उससे भी रिवीजन अच्छा हो जाता है। प्रीलिम्स में तो यार PYQ में उसमें करंट अफेयर्स का कुछ ज़्यादा ही वो रहता है। तो मैं तो बोलूँगा कि प्रीलिम्स के लिए आप जो इस साल के, जो बुक ली थी उसमें 90s से थे क्वेश्चन, तो सेंसलेस है बिल्कुल ही। मतलब 2019 के बाद तो उन्होंने जज्बात ही बदल रखे हैं। 2019 से पहले वो क्या ही पूछते थे, अगस्त क्रांति किसको बोलते हैं, और अब क्या पूछ रहे हैं वो हिस्ट्री में। कैसे पढ़ना चाहिए तो। जो आजकल के ये जो है क्या बोलते हैं इनके मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं कोचिंग्स के, ये बेस्ट होता है। जो सबसे अच्छी कोचिंग होती है, कूड़े का मत उठाना, अच्छी जो 5 कोचिंग है उनके फुल लेंथ टेस्ट उठा लो आप। ये लेते हैं सर विजन और सबके जो भी अच्छे हैं 5-6 नीचे आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ नाम तो मैं क्या लूँगा, जो भी अच्छे 5 हैं उनके उठा लो आप। सबके 5-5 टेस्ट भी फुल लेंथ कर लोगे, 50 टेस्ट हो जाएंगे, बहुत है वो। 50 टेस्ट बहुत होता है, आप 50 आप कर फुल लेंथ करके जाओगे तो। और बाकी रिवाइज कर लेना सारा, और करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिएगा, फिर जय श्री राम बोल के अपना पेपर दीजिएगा। सीसेट के लिए कम 23 वाला पेपर दिया था मैंने कितने आए? टेस्ट में। मेरे 70 थे। तो ये तो आपने कुछ क्वेश्चंस पहले भी देख रखे होंगे ना। 70 थी तो कम होते हैं यार। तो सरहद पे खड़े हो आप। सबसे हार्ड आया था 23 में। हाँ, उसमें कितने आए थे? उसी में तो आपके कितने आए आपने कल दिया ना? 21? थोड़े कम आए थे, लेकिन 65 था। नहीं फिर पढ़ो यार, फिर तो सी ये सब करके क्या ही फ़ायदा है अगर सी सेट में रुक जाओगे तो। सी सेट इससे पहले में वाले टेस्ट में सही आए थे, नहीं उसमें 80 आ गए थे मेरे, इससे पहले वाले टेस्ट में। मतलब 2022 में। सर ने एक बार सीसेट का लिया था 2015 में। अरे वही तो कह रहा हूँ ना, ये 10 बात बदल गए उनके तो बहुत हार्ड क्वेश्चन थे। हाँ, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि और टफ कर सकते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा है अब कि एक बार आ गया तो मतलब उन्होंने सेट कर रखा है कि फिर इससे ऊपर वो जा सकते हैं, ये तो आप मान के रखिए। तो सी सेट तो आप प्रिपेयर करिए। क्वेश्चन तो देख के समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। अरे पूछ लिया करो क्लास के बाद, मेरा मैथ्स ऑप्शनल ही है। ऑप्शनल है सर आपको? हाँ, मेरा मैथ्स ऑप्शनल है। मेरे 186 आए थे पेपर दिखा रहे 2023 में। हाँ, सो बॉर्डर मैनेजमेंट ये वाला क्या? पेपर। हाँ, अरे तो सिक्योरिटी करते हैं ना। सो बॉर्डर मैनेजमेंट पे थे हम। सो बॉर्डर मैनेजमेंट में 3 मेजर चीज़ें होती हैं। आपका 23 में दिया था पेपर, क्या चीज़? 2023 में पेपर दिया था। सो बॉर्डर मैनेजमेंट में एक तो होता है कि सबसे पहले हमें सुरक्षा देखनी है, दूसरा हमें इंसान देखना है, तीसरा हमें ट्रेड देखना है। 3 ही चीज़ों को मैनेज करना होता है बॉर्डर में। सिक्योरिटी मतलब इंट्रूजन ना होने लगे, चाइनीज़ ट्रूप अंदर ना घुसने लग जाए, हमारी बॉर्डर के अंदर ना घुस जाएं लोग। इंसान सबसे बड़ा सरदर्द है, इलीगल इमिग्रेशन शुड नॉट बी देयर। और थर्ड जो सबसे बड़ा सरदर्द है कि इलीगल ट्रैफिकिंग और इलीगल ऑर्गेनाइज क्राइम शुड नॉट बी देयर। और तीनों बहुत ज़्यादा होता है हमारे बॉर्डर्स पे। तो हमारा तो बॉर्डर मैनेजमेंट के तीनों मतलब है, मतलब एकदम बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ भी सकते हैं व्हाट इज़ बॉर्डर मैनेजमेंट। एक दिन उन्होंने पूछ लिया था 2-3 साल पहले, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। अब ये क्या मतलब होता है, कहीं लिखा थोड़ी है किताबों में कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या टाइप होते हैं। तो वहीं आपको कुक करना होगा, मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, ट्रैफिकिंग इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। मेरे से पूछ लेना। हाँ, मीन्स में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। टाइप्स क्या चीज़ होती है जैसे। तो बॉर्डर मैनेजमेंट के 3 मेजर पिलर्स हैं हमारे। सो फर्स्ट वन इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी। ensuring territorial sovereignty,
ensuring territorial sovereignty, security of border habitation, and checking any kind of military transgression, checking any kind of military transgression into Indian territory. Into Indian territory. The second one is movement of personnels. Human का मतलब movement of personnels. Ensuring smooth movement of people, ensuring smooth movement of people across the borders, ensuring smooth movement of people across the border, and eliminating illegal immigration, and human trafficking. Eliminating illegal immigration and human trafficking. बॉर्डर अक्रॉस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ ऑल्सो बहुत ज़्यादा नोटोरियस है. बांग्लादेश बॉर्डर में तो बहुत नोटोरियस है. यहाँ से जो अंडर एज लड़कियाँ होती हैं उनको वहाँ प्रोस्टिट्यूशन और दूसरी चीज़ों के लिए ले जाते हैं. बहुत बहुत कॉमन है. थर्ड वन इज़ ट्रेड. धंधा चलते रहना चाहिए. स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Smooth movement of goods and services, infrastructure development, smooth movement of goods and services, infrastructure development, connectivity projects, and economic development of border areas. And economic development of border areas. ये तो आप लोग बता देंगे क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं बॉर्डर्स पे. ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, और हाँ इलीगल इमिग्रेशन. अरे अलग अलग है यार, भेड़ और इंसान को कंपेयर मत करो. कैटल स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड जब तो आईआर भी पढ़ लिया, आईआर में भी डिस्कस किए थे. साइबर क्राइम कहाँ? जो मतलब धोखे से ले जाते हैं चाइना, वो
लाओस वगैरह कंबोडिया। नहीं नहीं, बॉर्डर पे क्या इशूज़ है? अरे बता है, बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, तो थोड़े से लिखे। सोचो सोचो। हाँ, टेररिज्म मतलब बोल सकते हो, क्या लिखे इसके जगह? मिलिटेंसी लिख लेते हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, सीज फायर वायलेशन। इंसिडेंट्स को दबा देते हैं। हाँ ये बताइए ना। एक्टिव इंसर्जेंसी होती है अलॉन्ग द बॉर्डर्स। हाँ हाँ, वेरी गुड, हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा। और बताइए। तो वो शादी करना अपराध थोड़ी है। अरे यार, आप लोग सारा भूल चुके हो। रेडिकलाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा। नहीं, मिलिटेंसी तो आतंकवादी भेजने वाली बात हो गई ना। बॉर्डर के क्रॉस अपने बात तो किया था, बांग्लादेश में बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। वहाँ पे जो स्पेसिफिकली रिलीजियस पीपल को टारगेट किया जाता है, यूथ को। और बताइए, एक हमने बोला था काउंटरफीट करेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ, नकली करेंसीज आती हैं। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा नकली करेंसीज आती हैं, नहीं तो नेपाल भूटान से भी आती हैं। नए वाले, अरे तो अडेप्ट कर लेंगे यार, वो भी नए छाप देंगे। डिफरेंस क्या होता है? अंदर नहीं बनते? हाँ, वो कंट्री के अंदर नहीं बनते, लेकिन वो बाहर से आते हैं। ज़्यादातर बाहर से आते हैं। बाहर मतलब नेपाल भूटान से, वो भी कोई बॉर्डर तो है नहीं। फर्क क्या होता है नकली असली? या मैंने कोई देखा नहीं। मैंने भी नहीं देखा। अब तो मैं कैश ही यूज़ करना बंद कर दिया सब लोगों ने, कैश में से असली नोट लेते हैं हर जगह नकली। ये तो मिल जाता है ना। हाँ, सिक्के बहुत कॉमन है। कॉमन है, वैसे नोट कॉमन नहीं है। पहले कॉमन थे 1000 और 500 के नोट पुराने थे। तो बहुत- यार अब तो कैश यूज़ ही कम, मतलब मैं तो यूज़ नहीं करता, मैंने कभी देखा नहीं नकली नोट। इसीलिए से मूवी तो ऑनलाइन फ्रॉड पे आ गई ना। हाँ, उन्होंने भी जो है धंधा बदल दिया अपना। और उसके अलावा आप बोल सकते हैं, लगता है सिर्फ इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड। हाँ, क्योंकि हमें चलाते हैं ना सबसे ज़्यादा। मतलब एजुकेटेड भी नहीं है ना। नहीं, यूएस में एजुकेटेड है, उनके साथ भी होता है। सबसे बड़े सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन इंडिया में होती है ना, 40%। वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में, इसलिए ऐसे। अरे गवार मत बोलो यार हमें। यूएस में पढ़े लिखे लोगों में बहुत कॉमन है वहाँ पे। इंडिया से काफ़ी आगे है। वो यूएस वाले यहाँ आए, उन्हें तो नंगा कर देंगे लूट लूट के उनका सब। उनको तो कोई वो ही नहीं है बिल्कुल। करते हैं ना सर, टूरिस्ट को करते हैं। हाँ, कितना फ्रॉड करते हैं उनके साथ। अक्सर वो भी सीख रहे हैं बार्गेन करना। कुछ के बार्गेन करना। ब्लॉग में मतलब ऑटो वाले से लड़ जाते हैं। नहीं भाई 50 दूंगा। और अगर आपको लिखना है तो उसके अलावा
इंडियन फर्टिलाइज़र जो है बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है, या ये यूरिया वाला तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये बांग्लादेश चला जाता है सारा, चला के जाता है यहाँ पे 100 रुपये का ख़रीद के वहाँ 400 का बेचते हैं। क्या चीज़? ये सारी चीज़ें हर कंट्री के ज़्यादातर बॉर्डर्स पर होती है। हाँ कॉमन है, मतलब बॉर्डर इश्यूज तो सबके हैं, यही सारे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। हाँ अभी डिस्कस करेंगे, हम हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है, हम रोते नहीं है ना, वो यूएस वाला रो रहा है तो ऐसे दिखा रहा है कि सारा दुनिया का दर्द उसी को झेलना अकेले। आपके पेपर साथ में लेके घूमते हो उसी साइड का? पेपर साथ में लेके घूमते हो? कल ही पता नहीं क्या परसों क्या? परसों दिया था नहीं? परसों कहाँ कल तो दिया था। हाँ, तो ये तो वो असली पेपर होगा ना यूपीएससी वाला, तो मतलब प्रिंट करके वही वाला पूरा कर दिया था सब। अच्छा फील आनी चाहिए तो असली पेपर प्रिंट करके देते हैं क्या? ओह बताइए हमको ज़्यादा समस्या क्यों है? बॉर्डर तो पूरी दुनिया की हैं। हमारे पड़ोसी लोग। नहीं, सभी के पड़ोसियों के साथ लड़ाई होती है, वो तो बेसिक रूल है कि 2 पड़ोसियों की बनती नहीं। चाइना को देख लीजिए, उसकी 14 पड़ोसियों सबके साथ लड़ाई है। हमारे बॉर्डर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब टोपोग्राफिकली चैलेंज। हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट तो टपोग्राफी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एक तो बहुत डाइवर्स है और सबकी अलग अलग है। पीपल कनेक्शन भी काफ़ी है। हाँ मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा ये कल्चरल होमोजेनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बॉर्डर्स आर्टिफिशियल है, कल्चरल होमोजेनिटी बहुत स्ट्रांग है, और पॉपुलेशन डेंसिटी बॉर्डर्स से बहुत ज़्यादा दर्ज है। तो हम तो इंसान हैं, वैसे सरहद नहीं लगा सकते। काफ़ी चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, चैलेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चीन से लेके फ्रांस तक मतलब बांग्लादेश में, तो फिर इससे डेजर्ट तक, मतलब काफ़ी अलग अलग चैलेंजिंग सिचुएशंस है। अच्छा, मुझे लगा आप क्लाइमेट चेंज वाला कुछ कह रहे हो। क्लाइमेट चेंज भी है, हाँ क्लाइमेट चेंज बॉर्डर को इशू करेगा। क्लाइमेट चेंज। हाँ मतलब आप बोल रहे हो कि वेदर पैटर्न, तो वेदर सॉरी फिर तो आपको वो बोलना चाहिए ना, आपने तो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पैटर्न बताया, कहीं पहाड़ हैं कहीं रेगिस्तान है। वेदर भी मतलब ठीक है, वो सब भी आप बोल सकते हो, तो उसको मैन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सेकेंड की बॉर्डर हमारे, हाँ हाँ वो मतलब फिजियोलॉजी इतनी डिफ़िकल्ट है, उस पर आप सरहद नहीं खड़ी कर सकते। क्लाइमेट चेंज में आप ये लिख सकते हो, क्लाइमेट चेंज याद रखना, वो लिखना है हमें। इस तरह के पॉइंट वाले के 1 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, ये कोई लिख के नहीं आएगा। क्लाइमेट चेंज से बॉर्डर मैनेजमेंट इशू क्या आ रहा है? सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज से हो क्या रहा है, हमारी बॉर्डर्स रीडिफाइन हो रही हैं। जनरली हमारी बहुत सारी बॉर्डर्स नदियों पे बना रखी हैं, तो नदियाँ रीशिफ्ट हो रही हैं या कुछ हो रही हैं। या फिर सेकेंड चीज़ कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इनबाउंड और आउटबाउंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कि दूसरे देश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं बिकॉज वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी कंडीशन हार्श होती जा रही हैं। या थर्ड थिंग इज़ क्लाइमेट डिजास्टर्स बहुत कॉमन हो गए, तो उस वजह से लोग डिस्प्लेस होकर इंडिया में घुसते चले जा रहे हैं। या फिर आप ये चीज़ बोल सकते हो कि इलीगल इमिग्रेशन भी जो है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर से साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा होने वाला है, और हमारे पड़ोसियों के रेजिलियंस तो बहुत ही कम है। अब जैसे 10-20 सालों में कह रहे हैं कि ग्लोबल सी लेवल राइज आधा मीटर तक हो सकता है, आधा मीटर हो गया तो ऑलमोस्ट 50 लाख बांग्लादेशी लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे जो बॉर्डर्स पे रहते, ये कोस्टल बाउंड्रीज पे रहते हैं, तो वो सारे इंडिया आएंगे। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी बिग सर दर्द फॉर अस। एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से बॉर्डर में ये भी, बॉर्डर में तो नहीं आएगा, वाटर मैनेजमेंट में इशू आएगा हमारे,
कि नदियों में पानी जो है फ्लक्चुएट करेगा, तो उस वजह से हमारे देशों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारा जो है तो कॉमन वाटर शेयरिंग होता है हमारा। तिब्बत से पानी आ रहा है, वो इंडिया में भी जा रहा है, नेपाल में भी जा रहा है, फिर वो बांग्लादेश में भी जा रहा है, फिर वही पानी पाकिस्तान में भी जा रहा है, तो उसमें भी लड़ाई होगी। तो क्लाइमेट चेंज आप लिख के आओगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। और बताइए और क्या दिक्कत है बॉर्डर्स में हमारे? हाँ, वेरी गुड। हमारे पड़ोसियों के पास गरीबी ज़्यादा है, अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इंडिया प्रपोजेज अ वेरी स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर है, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और एक भविष्य है। तो उसमें एक पुल फैक्टर भी है, पुश फैक्टर भी है। तो लोग म्यांमार बांग्लादेश से भाग के इंडिया आएंगे, कल को पाकिस्तान में भी सब बर्बाद हो गया तो पाकिस्तान से भाग के भी लोग इंडिया आएंगे। और वहाँ पे अरे बहुत आबादी है भाई, ये तो साउथ एशिया में आबादी की कमी थोड़ी है। और बताइए कोई इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। मैं सोचो यार, अब तो पूरा इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन भी हो गया। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हमारे सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। नहीं, वो भी तो वैसे भी तो डिस्प्यूट है, अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं। पीओके वाला भी नहीं, वैसे भी जोगे तो एग्रीमेंट्स ही 3-4 हैं हर बॉर्डर के लिए। एक रेड क्लिफ कमीशन ने अलग निकाला, 25 के कमीशन ने अलग निकाला। हाँ, सुगौली ट्रीटी अलग थी, उसके बाद एक ट्रीटी और फिर लासा की भी ट्रीटी हुई। तो मल्टीपल एग्रीमेंट्स हैं, और एक एग्रीमेंट में भी कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारे हर बॉर्डर के साथ डिस्प्यूट है। बांग्लादेश के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है, श्रीलंका के साथ भी है। म्यांमार के साथ बहुत माइनर सा इशू है, वो त्रिपुरा और उस पर ये मणिपुर के टाइम साइड पे है। श्रीलंका के साथ वो जो हमारे मैरीटाइम बाउंड्री आज तक नहीं बनी हुई हमारी उनके साथ। सो फिर यहाँ से वहाँ पे मछुआरे वहाँ जा रहे हैं, मछुआरे वहाँ से यहाँ जा रहे हैं। कच्चा थी वो तो फ्रॉड है, वो तो कुछ नहीं है। मैरीटाइम बाउंड्री की हमारी आज तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और उसके बाद हम किसमें मतलब बोल सकते हो, श्रीलंका के साथ बोल सकते हो। पाकिस्तान तो खैर बेकार में करते हैं, बांग्लादेश के ज़्यादा नहीं होता। श्रीलंका के साथ ही एक मेजर, पाकिस्तान तो पागल ही है, उसके साथ तो फिर क्या ही मैनेज होगा हमारा। और एक कंसर्न ये है, ये तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। बॉर्डर ही नहीं बना तो मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सेकेंड जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो वो आपने बोला कि बॉर्डर हमारे सेमी पोरस है, हम सरहद नहीं बना सकते उन पर, तो इलीगल इमिग्रेशन हमारा उस वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक तो पुश और पुल फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि बॉर्डर जितनी बड़ी है, हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट बॉर्डर्स को मैन करती हैं। नहीं, ओपन बॉर्डर में क्या समस्या? तो ओपन बॉर्डर वालों को फिर थोड़ी लीगल इमिग्रेंट्स बोलेंगे, जब हमने कोई दरवाज़ा ही नहीं लगा रखा तो उनके लिए। तो बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे डिफरेंट बॉडीज़ जो हैं डिफरेंट बॉर्डर्स पे लगे हुए हैं। तो कहीं बीएसएफ है, कहीं आईटीबीपी है, कहीं असम राइफल्स है, कहीं पे कोई है। तो एक सिंगल यूनिफॉर्म एसओपी नहीं है। तो एक हाँ, बहुत दिक्कत आती है कोऑपरेशन और मैनेजमेंट में। सो नॉर्थ ईस्ट में 4 डिफरेंट फोर्सेस 4 बॉर्डर्स को मैन करती है। सो उससे भी जो है एक यूनिफाइड कोऑपरेशन नहीं है, सबके एसओपी काम करने का तरीका ये वो सब कुछ अलग है। तो पता चला एक बॉर्डरिंग स्टेट है, उसको अलग अलग बॉर्डर के लिए अलग अलग बॉर्डर फोर्सेस से काम करना पड़ा। और डिफरेंसेस बहुत होते हैं डिफरेंट बॉर्डर फोर्सेस में। तो ये बहुत पहले से डिमांड थी कि एक सिंगल एसओपी होनी चाहिए, एक सिंगल ही सबको ज्वाइन कर दो। इतनी सारी अलग अलग क्यों बना रखी है आपने? तो मुश्किल होगा ना, बीएसएफ पैरामिलिट्री ये वो आसाम राइफल मर्ज करके एक ही बना दिया सबको, तो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। फिर ये बोले थे कम से कम एसओपी अलाइन कर लो फिर सबकी, ये नहीं कर सकते तो कि बॉर्डर मैनेजमेंट एक ही तरीके से होगा। तो होता तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक ही बॉडी है उनकी, तो वो भी नहीं किया अभी तक। सबका बॉर्डर मैनेजमेंट का तरीका भी अलग अलग है कि अगर कोई गलती से पकड़ा गया, कहीं पे ड्रग स्मगलिंग हुई तो क्या करना है क्या नहीं करना। फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी दिक्कत होती है। एक स्टेट गवर्नमेंट का पता चला 3 दिन बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, तो उसमें समस्या आती है। इन कारणों से जो है इंडिया में बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर में इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे दुनिया वालों से कुछ ज़्यादा ही है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है किसमें? बॉर्डर में कोई खास रोल नहीं होता। फिर तो क्या दिक्कत है? नहीं, अगर किसी तरह का कोई इलीगल आदमी आ गया, अंदर घुस गया इंडियन बॉर्डर्स के, तो उसमें फिर वो बीएसएफ से कोऑर्डिनेट करते हैं।
या फिर राजस्थान का कोई आदमी गलती से पाकिस्तान चला गया तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है बीएसएफ से कोऑपरेट करते हैं। ये होता रहता है, वो गलती से असम वो पाकिस्तान चले जाते हैं या फिर बांग्लादेश चले जाते हैं। वो तारक मेहता में भी हुआ था ना, वो गलती से वहाँ चला गया था। चैलेंजेस विद हुआ क्या था पता नहीं फिर मेरे को, मतलब फिर क्या हुआ था? वो सर उसका दोस्त निकला था, उसके दादाजी जेठलाल के दादाजी ने कुछ मतलब मदद की पाकिस्तान के जनरल जो की। जनरल था वो उसके दादाजी का दोस्त निकला। अरे बाप रे। क्योंकि उसके पर्स में उसके पापा की फोटो थी ना। वाह। कह रहा था ये तो कोई जयंती लाल है, फिर कह रहा नहीं ये चंपक लाल है, उनके बेटे अपना उनका बेटा, तो फिर ऐसे बच गया। छोड़ दिया। हैप्पी एंडिंग हो गई उसकी तो। वैसे जनरली नहीं होती, पाकिस्तान कोई जाए तो एवरेज वो 20 साल रहते हैं वहाँ। हमने भी जाना। हाँ, एवरेज 20 साल रहते हो, कभी कभी तो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी पकड़ रखते हैं ना हमारे, नहीं, फिर वो नहीं आते। जैसे केदार यादव एक बहुत बड़ा। हाँ, तो वो नहीं वापस आते फिर। तो हमने एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारी इंटेलिजेंस नहीं, कहा कभी बोला सरकार ने? वो तो अभी एक 6-7 नेवी वालों को फांसी भी हो गई थी कतर वतर में। वो एक्स नेवी वाले ऑफिसर थे, वो भी मोस्ट प्रोबेबली इंटेलिजेंस में थे, बट कतर के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। चमत्कारी रूप से पहले फांसी से उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, फिर वो वापस ही आ गए शायद अब। अभी तो वो इंडिया आया था ना, उसका अमीर कल परसों वो दीदी से मिला। तो कतर में सरप्राइजिंगली हो गया, वैसे हम नहीं मानते। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई है। हाँ, कतर के साथ भी है। सो वो तो उनका एग्रीमेंट पे भी होता है, अगर कल को कुछ हुआ तो हम जो है लाइबल नहीं होंगे आपके लिए। सो challenges in border management. The first is India has extremely long land borders. India has extremely long land borders. Shared with multiple different countries. Shared with multiple different countries. Second point, topography, climatic pattern. Topography, climatic pattern, physiological features, along the borders are extremely diverse. Along the borders are extremely diverse and harsh. Along the borders are extremely diverse and harsh, making border management slightly difficult. Making border management slightly difficult. Induction of technology in border management is low. Induction of technology in border management is low. The next point, specific segment of Indian borders. Specific segment of Indian border is not properly fenced. Specific segment of Indian borders is not properly fenced because of tough terrain.
बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हैबिटेशन। बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हैबिटेशन। जैसे अभी वो बांग्लादेश वाला भी थोड़े दिन में वो हुआ था ना कि इंडियन बीएसएफ ने बोला हम जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसको फेंस करेंगे, फिर कर रहे हैं। सो रिपोर्ट्स आर देयर कि ऑलमोस्ट 10% बांग्लादेश बॉर्डर फेंस नहीं है। 10% तो बहुत ज़्यादा होता है। 4000 किलोमीटर है तो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर फेंस्ड ही नहीं है। सो वो ओपन बॉर्डर्स हैं। सो मतलब इतना ज़्यादा है, कहीं कहीं तो 12-15% तक बोल रहे हैं। लड़ते नहीं है ना फिर कनेक्ट करना चाहते हैं, अभी तक करा क्यों नहीं? ये नहीं कारणों से क्योंकि अच्छी सरकार थी ना अभी तक क्या? नहीं, अरे मतलब वो बहुत ज़्यादा वो था इसमें। एक तो रिवराइन है, वो वहाँ पे बनाना कुछ भी बड़ा मुश्किल होता है। कोई प्रॉपर आइलैंड नहीं है ना, वो मिट्टी उससे बना हुआ है और वो भी शिफ्ट होते रहते हैं बार बार। एंड सेकेंड थिंग इज़ लोग बहुत सारे वहाँ पे, वही मैरिटल रिलेशन जो है क्रॉस द बॉर्डर्स हैं, तो ऐसे सरहद लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इन कारणों से नहीं कर रहे। बहुत गलत काम नहीं करते वहाँ पे। नहीं कभी मतलब इंडिया की टेरिटरी में आके वो वहाँ के गाँव वालों की फसल चुरा के ले जा रहे थे, बांग्लादेशी तो बीएसएफ वालों ने पकड़ लिया और फिर इंडियन विलेजर्स ने पिटाई करके फिर उनको भेजा वेस्ट बंगाल पे चले गए। होगा। द नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल डिफरेंट एजेंसीज multiple different agencies have different SOPs. Multiple different agencies have different SOPs, which makes comprehensive border management a difficult task. The next point, India has land border issues. India has land border issues and territorial disputes. India has land border issues and territorial disputes with most of its neighbors. The next point, cultural homogeneity across the borders. Cultural homogeneity across the borders have resulted in semi-permeable borders, with movement across the borders possible. Creates movement across the border क्या लिखा था? With movement across the border possible. This creates difficulty in border management.
Next point, economic prospects of neighboring countries. Economic prospects of neighboring countries are low. And there is a political turmoil. And there is a political turmoil. Creating push factor there is political turmoil creating a push factor for illegal immigration. Push factor for illegal immigration. India's optimistic economic outlook. Optimistic economic outlook. Optimistic economic outlook with stable political India's optimistic economic outlook with stable political structure leads to pull factor for illegal immigration. Leads to pull factor for illegal immigration. हाँ यूएस की तरह. हाँ हम साउथ एशिया की यूएस हैं. यूएस में भी एग्जैक्टली सेम है. दोनों पुल फैक्टर और पुश फैक्टर्स हैं. एंड नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज. चाइना क्यों नहीं जाते? चाइना में भी वही सेम चीज़ दिखती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज देयर. बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेसी है. इमिग्रेशन नहीं होता illegal? मेरे को पता नहीं, ऐसे कभी सुना नहीं कुछ चाइना में इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है. वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा उधर बॉर्डर में नहीं हम नहीं बोल रहे उनका बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छा है. हाँ ऑटोक्रेसी है. एक तो पूरा क्लोज इकोसिस्टम है ना, उनका पता नहीं चलता कितने पानी में है वो. ज़्यादा ही पानी में वो दिखा नहीं रहे. उनकी पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हमसे बहुत ज़्यादा है. पोवर्टी ज़्यादा है. बहुत पोवर्टी है वहाँ पे. बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है. सुना तो वहाँ पर वो तो डेवलप्ड कंट्री है. डेवलप्ड तो कहीं से नहीं है. कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है. आप शंघाई जाइए तो ऐसा लगेगा कहीं और ही पहुँच चुके हैं आप. तो उस हिसाब से तो लगता है ना कि वो काफ़ी आगे चल रहा है. हाँ मतलब बोलने को तो एआई में दे आर चैम्पियन. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मासेस अभी भी अनएम्प्लॉयड है. सऊदी की तरह है ना, कुछ लोगों के पास वॉशरूम भी टॉयलेट वो वाले हैं, सोने वाले हैं, बाकी सब गरीबी हैं. तो वैसे ही वहाँ पे भी इनइक्वालिटी है. वहाँ पोवर्टी ज़्यादा है. काफ़ी श्योर वहाँ पोवर्टी है. वो तो आपने भी सुना होगा ना कि ढक के रखते हैं गरीबी वाली जगह को कि सैटेलाइट्स में कवर ना होने लगे. तो वो सब करते हैं. वो पानी में तो बहुत है वो. और जब टूरिस्ट जाते हैं चाइना में. हाँ जब मैं गया था तो कुछ अलग ही दिखता है वो. वहाँ पे अलाउड नहीं है हर जगह जाना. हर जगह आ रहा होगा. हाँ हर जगह नहीं जाने दे रहे थे. बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. आप कहाँ कहाँ जो नहीं कुछ मेजर एरियाज में. हाँ जो चमकीली जगह वहीं भेज, उसके अलावा जाने नहीं दिया था. वो ज़्यादा ही चमकीला है जो चमकीला है. वेस्टर्न रिपोर्टर आया सीधा धारावी इस्लाम में. हाँ वहीं धारावी में घुसता है वो. मुंबई में एंट्री ली सीधा धारावी में. नहीं रुकेगा वो वहाँ ताज में रुकेगा, घुसेगा सीधा धारवी में. तो बैंड्रा नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, सीधा जाएगा. चालू इतने बैठेंगे खुद वो फर्स्ट क्लास में, और जब उतरेंगे तो स्लीपर में घुस के दिखाएंगे देखो हम तो ऐसी ट्रेन में निकले थे. वो तो भाई इंडिया वालों तो सारे पानी में हम. मतलब कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंसी हमारे. हाँ नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज. Climate change, shifting river course,
change in vegetations, may even exaggerate land border disputes, unpredictable climate variability, increased frequency of disasters, may enhance illegal immigration, and criminal activities along the border. Increase in sea level rise, and submergence of coastal areas. Increase in sea level rise and submergence of coastal areas may increase forced displacement of people, that may add on to illegal immigration challenge. जैसे बांग्लादेश में कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 2-3 करोड़ पीपल विल बी डिस्प्लेस्ड इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। जैसे ऐसे बांग्लादेश है, सो नीचे का जो रिवराइन एरिया है बहुत इनका जो एवरेज हाइट है फ्रॉम सी लेवल वो हार्डली 1-2 मीटर भी नहीं होगा, तो ये तो सारे डिस्प्लेस होंगे 2-3 करोड़ लोग। फिर ये सारे वेस्ट बंगाल और असम में ही जाएंगे, और कहीं जाएंगे ये लोग? म्यांमार में तो वैसे ही सब मर रहे हैं, ये भी मर ही जाएंगे वहाँ जाके। म्यांमार में सभी रहते हैं। वो यार अलग टाइप के बुद्धिस्ट हैं, मच्छी खाने वाले बुद्धिस्ट हैं वो। ऐसे बुद्धिस्ट वो सिन्हलीज के अगेन जो तमिलियन, वो सिन्हलीज भी बहुत हिंसक है वैसे तो। वो कुछ नहीं है भाई, कम्युनिस्ट में कौन सा बुद्धिज्म हो रहा है? वो सिर्फ कम्युनिस्ट है, कोई धर्म ईमान नहीं होता उनका।